15 मिनट का फ़ोन हो गया। चलो कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। मार्ले कौन थे? लॉर्ड मार्ले। ये थे भारत सचिव। कल मैंने बताया था ना भारत सचिव का पद, ये थे भारत सचिव लॉर्ड मार्ले। और मिंटो कौन थे? मिंटो थे वायसराय। क्लियर? तो मार्ले मिंटो सुधार आया। अब चूंकि जो भी कानून बनेगा उसमें क्या है, भारत सचिव और वायसराय दोनों सिग्नेचर करेंगे। अभी तक 1858 से पहले क्या था कि केवल गवर्नर जनरल हुआ करता था, वही सिग्नेचर करता था। अब दोनों हो गए, वायसराय भी और भारत सचिव भी। और भारत सचिव क्या है? एज लाइक अ प्राइम मिनिस्टर, और वायसराय लाइक अ प्रेसिडेंट। यहां पर प्रेसिडेंट का क्या हम कहें उसको? गवर्नर, क्योंकि प्रेसिडेंट तो अगर हम माने तो क्राउन नहीं हो गया, और वायसराय उसका क्या है? वायसराय उसका एक प्रतिनिधि है, ठीक। तो 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार है, इसमें मैं हाँ ये बता रहा था कि इस मार्ले मिंटो सुधार की जो एक पूरा खाका तैयार किया, या मैं कहूँ जिसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया, भाई कोई भी अगर मान लीजिए अभी भी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कोई भी सुधार कर रही है या कोई भी एक्ट ला रही है, तो उससे पहले क्या किया जाता है? एक समिति का गठन कर दिया जाता है। एक समिति का गठन कर दिया जाता है, और वो समिति क्या करेगी? उस कानून से संबंधित क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या निगेटिव हैं, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, करना अभी ठीक रहेगा कि नहीं। जैसे कि जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो उस समय तो फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। जब पंचायतों का गठन किया जा रहा था तो उस समय बलवंत राय मेहता कमेटी आ गई, सिंघवी कमेटी आ गई, अशोक मेहता कमेटी आ गई। तो इस तरह जब भी सरकार कोई भी कानून लेकर के आएगी तो उसके लिए उससे पहले क्या किया जाएगा? एक समिति का गठन किया जाएगा। वो समिति सरकार को रिपोर्ट देगी, और उसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार क्या करेगी? कोई भी एक्ट या कानून पास करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार था, इसमें क्या किया गया? एक समिति का गठन किया गया, और उस समिति की अध्यक्षता कर रहे थे अरुणडेल। तो अरुणडेल समिति की सिफारिश पर 1909 का मार्ले मिंटो सुधार जो एक्ट है वो लाया गया, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए इसमें। इस एक्ट के द्वारा भारतीयों को, भाई पहला पॉइंट तो यही हो गया कि अरुणडेल समिति की सिफारिश पर यह सुधार लाया गया। अब इस सुधार में क्या क्या चीजें लाई गई वो हम देखते हैं। इस एक्ट के द्वारा भारतीयों को पहली बार अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। भारतीयों को पहली बार अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। दूसरा पॉइंट, भारत परिषद एवं वायसराय की वर्किंग कमेटी में, वायसराय की कार्य समिति में भारतीयों को भी शामिल किया गया। भाई भारत परिषद, जो भारत सचिव की जो परिषद थी उसमें, जिसमें 15 सदस्य नहीं थे, उसमें अब भारतीयों को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ वायसराय की जो वर्किंग कमेटी है, वायसराय की जो कार्य समिति है, उसमें भी भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया कि अब हम इसमें भारतीयों को भी शामिल करेंगे। अभी तक देखिए, कल मैंने आपको बताया था जो सचिव है उसकी जो 15 सदस्यीय समिति है उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। 15 के 15 सदस्य कौन थे? ब्रिटिश थे, जिसमें से 8 किसके द्वारा अपॉइंटेड थे? पार्लियामेंट के द्वारा, और 7 कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, है ना। लेकिन अब पहली बार 1909 का जो सुधार है, एक्ट है, इससे पहली बार कहा गया कि अब जो सचिव की जो परिषद है उसमें भारत परिषद, और जो वायसराय की वर्किंग कमेटी है यानी कार्यकारी समिति है, इसमें अब भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। 2 भारतीय जो सबसे पहले इसमें शामिल किए गए, लिख लीजिए। सबसे पहले दो भारतीय केसी गुप्ता, सबसे पहले 2 भारतीय केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। सबसे पहले 2 भारतीय केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को शामिल किया गया।
ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। इस एक्ट के तहत मुस्लिमों के लिए, इस एक्ट के तहत मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र एवं पृथक मताधिकार का सुझाव दिया गया, पृथक मताधिकार का सुझाव दिया गया। ठीक है, तो इससे तो हाँ, अगला पॉइंट लिख लीजिए। इस एक्ट के तहत भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधायिका एवं कार्यपालिका, इस एक्ट के तहत भारतीयों को विधायिका एवं कार्यपालिका में भी प्रतिनिधित्व दिया जाने लगा। इस एक्ट के तहत भारतीयों को विधायिका एवं कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी प्रतिनिधित्व दिया जाने लगा। ठीक है, अगला पॉइंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्यों की संख्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ के 60 हो गई। लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 हो गई। ठीक, अब देखिए, यही वो समय था जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ। कब हुआ? 1906 में। जब 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, उसने गठन होते ही 1907 से ही ये अपने अलग पृथक देश की मांग का राग अलापने लगी। 1907 में ये 1907 से कहने लगे कि हमको बिल्कुल अलग कर दो। ठीक है, अब चूँकि बिल्कुल अलग कर देने की जो मांग है तो तुरंत पॉसिबल थी नहीं कि एक अलग देश तुरंत दे दिया जाए। मुस्लिम लीग 1907 से ही मांग करने लग गई थी पृथक की। तो 1909 में क्या किया गया? अच्छा, जब ये मांग कर रही थी 1907 में एक पृथक देश की, तो उस समय जो कांग्रेस है, कांग्रेस भी बिल्कुल पूरी तरह विरोध कर रही थी। अच्छा, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इस तरह से समझो एक बार और। 1906 में बनी मुस्लिम लीग, 1907 में इन्होंने अपने आप को बिल्कुल पृथक करने की मांग का राग अलापने लग गए। अभी इस समय अलग देश नहीं ये लोग मांग रहे थे, ये लोग कहते थे हमें अलग क्षेत्र दे दो। अभी अलग देश का इनके मन में कॉन्सेप्ट नहीं आया था। ये कहते हैं हमको अलग देश दे दो, हम अपने नेता हम खुद ही चुनेंगे। ठीक है, हम ही अपने नेता को वोट देंगे, केवल मुस्लिम। ठीक है, तो इनकी इस मांग से कांग्रेस बिल्कुल क्या थी? अगेंस्ट थी। कांग्रेस ने इसकी मांग का बिल्कुल से विरोध किया और यही कारण था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का क्या हो गया? विभाजन हुआ। इसी समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस का क्या हो गया? नहीं तो दोनों साथ में काम कर रही थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का क्या हो गया? विभाजन हो गया। और फिर 1916 में जाकर के जब लखनऊ अधिवेशन होता है, उस समय जाकर के मुस्लिम लीग और ये दोनों क्या होती हैं? फिर से आपस में मिलती हैं। ये दोनों फिर से आपस में मिलती हैं, क्योंकि यही समय था जब महात्मा गांधी भी भारत आ चुके थे। ठीक है, तो अब जो है ये महात्मा गांधी ने भी पहला कॉन्सेप्ट ये दिया कि अगर हमें ये लड़ाई आगे बढ़ानी है तो हमें मुस्लिम और हिंदू ये सबको मिल करके साथ में काम करना पड़ेगा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिल करके। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हो गया? मुस्लिम लीग और कांग्रेस का क्या हो गया? फिर से विलय हो गया। इसी समय एक लोगों का और विलय हुआ था, नरम दल और गरम दल के नेताओं का। यही समय था नरम दल और गरम दल। जो बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, याद है? 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था, उस बंगाल विभाजन में जो नरम दल वाले थे वो कह रहे थे कि हम जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, जो भी हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सिर्फ हम बंगाल में ही करें। और गरम दल वाले क्या थे? वो कह रहे हैं नहीं, यही अच्छा मौका है, पूरे भारत में विरोध किया जाना चाहिए बंगाल विभाजन का। नरम दल वाले कहते हैं ये कपड़े उपड़े में आग जलाने का कोई मतलब नहीं। गरम दल कहते नहीं, सारी विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करो, आग लगाओ। ठीक है, तो यहीं से क्या हो गया? ये बंगाल विभाजन का मुद्दा ही मेन मुद्दा था, जिसने नरम दल और गरम दल को क्या कर दिया? भाई नरम दल वाले क्या थे कि दुकान बंद करानी, तो जाएंगे कहेंगे प्लीज़ दुकान बंद कर दो सर, प्लीज़। अगले दिन फिर आएंगे दुकान बंद कर दो। गरम दल वाले क्या, एक बार कहेंगे दुकान बंद करो, अगली बार जाएंगे सीधे पहले बम मारेंगे, कहेंगे अब दुकान बंद कर रहा है कि नहीं। तो सीधी बात है, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग था। ठीक है, तो अब नरम दल और गरम दल भी टूट गए दोनों बंगाल विभाजन के मुद्दे पर। और बंगाल विभाजन के ही मुद्दे पर मुस्लिम लीग भी कांग्रेस से पृथक होकर के नई पार्टी बनी थी।
याद है बंगाल विभाजन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है? कौन था उस समय वायसराय? करजन। करजन के समय में बंगाल विभाजन हुआ। अच्छा, बंगाल विभाजन के पीछे का उद्देश्य भी यही था कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां जो ये सर उठा रही हैं, तो इन क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र उस समय क्या हो चुका था? बंगाल। तो इन्होंने कहा कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां उठ रही हैं और ये जो क्रांतिकारी बंगाल में बहुत एक्टिव हो रहे हैं, इनको क्या कर दिया जाए? पृथक कर दिया जाए। और इसीलिए बंगाल का विभाजन कर दिया गया। और किस आधार पर किया गया? हिंदू और मुस्लिम के आधार पर, धर्म के आधार पर। चूँकि पश्चिमी जो बंगाल थे उसमें क्या थे, सॉरी जो पूर्वी बंगाल थे, पूर्वी बंगाल में मुस्लिम ज़्यादा थे, तो उसको क्या कह दिया गया कि ये मुस्लिम वाला बंगाल होगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा क्या थे? मुस्लिम थे। और जो ये पश्चिम वाला जो बंगाल है, जो आजकल हमारा वेस्ट बंगाल है, ये क्या है? यहाँ पर हिंदू ज़्यादा थे, तो ये कहते हैं कि ये हिंदुओं का बंगाल होगा। तो धर्म के आधार पर उन्होंने देशी बांट दिया। सीधी सी बात है कि लोगों में भी अपने अपने क्षेत्र के प्रति ये जो धार्मिक वो है बढ़ जाएगी, है ना। और यही कारण था जिसने नरम दल और गरम दल को भी अलग कर दिया, और यही कारण था जिसने मुस्लिम लीग और कांग्रेस को भी अलग कर दिया। और 1906 में नई पार्टी बन जाती है मुस्लिम लीग। 1907 से ये मांग करने लग जाती है कि हमारे क्षेत्र में चुनाव हम ही कराएंगे, मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा और उसको वोट मुस्लिम कैंडिडेट ही देगा। मतलब मुस्लिम जो वोटर्स हैं वही वोट देंगे, मुस्लिम कैंडिडेट्स को ही देंगे। बस समझ आई? ये है पृथक निर्वाचन क्षेत्र और पृथक मताधिकार। साथ ही साथ पृथक निर्वाचक मंडल भी इन्होंने कहा हमें अलग करिए, मतलब हमारा बिल्कुल से अलगे कर दीजिए आप। हम इस मुस्लिम ही खड़ा होगा, मुस्लिम ही वोट देगा, मुस्लिम में सरकार बनाएगा, हम इस तरह से चलेंगे, ठीक है। और बाद में फिर सरकार हम लोग समर्थन दे देंगे इस तरीके से। तो हाँ, ये क्या है, हम लोग बात करते हैं 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। तो हमने कितनी चीज़ें देख ली? एक तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में 60 सदस्य हो गए, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें पहली बार मांग रखी गई, सुझाव दिया गया कि मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र और पृथक निर्वाचक मंडल कर दिया जाए। निर्वाचक मंडल में कौन होगा? अरे हम ही सब तो होंगे निर्वाचक मंडल। पृथक निर्वाचक मंडल यानी कि मुस्लिम ही वोट देंगे और मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार का, ठीक। अब देखिए, वो तो है कि कांग्रेस ने इसका पहले बहिष्कार किया, 1916 में फिर क्या हो गया, इसकी मांग को मान लिया कांग्रेस ने। और इसी मांग को जब कांग्रेस ने मान लिया, मुस्लिम लीग की इस मांग को, पृथक निर्वाचक मंडल वाले, तब अब 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का क्या हो गया, फिर से विलय हो गया। कौन से अधिवेशन से? लखनऊ अधिवेशन से, ठीक है। चलिए, ये और तो बाकी मार्ले मिंटो सुधार में कुछ खास है नहीं, ठीक। अब अगला लिखिए 1909 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 ठीक है, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। अब इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को दो भागों में बांट दिया गया, अपर हाउस और लोअर हाउस में। अभी तक ये अपर हाउस और लोअर हाउस का कॉन्सेप्ट नहीं था। पहली बार क्या किया गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो विधायिका है, इसको क्या कर दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया, अपर हाउस और लोअर हाउस। देखिए, हम लोग चले आ रहे हैं ना बिल्कुल वर्तमान की तरफ। पहले सिर्फ विधायिका हुआ करती थी, लेकिन अब विधायिका के दो अंग हो गए। दिख रहा है, विधायिका के अब क्या हो गए, दो अंग हो गए, लोअर हाउस और अपर हाउस। तो लिख लीजिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत लेजिस्लेटिव काउंसिल को शॉर्ट में L.C लिख दिया करो, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधायिका। लेजिस्लेटिव काउंसिल को दो भागों, अपर हाउस और लोअर हाउस, उच्च सदन और निम्न सदन में बांट दिया गया। अपर हाउस और लोअर हाउस, उच्च सदन और निम्न सदन में बांट दिया गया। अपर हाउस को राज्य परिषद, अपर हाउस को राज्य परिषद, अपर हाउस को राज्य परिषद और लोअर हाउस को विधानसभा कहा गया।
अपर हाउस को राज्य परिषद और विधानसभा को, लोअर हाउस को विधानसभा कहा गया। ठीक है। अब देखिए जो ये अपर हाउस है, इस अपर हाउस में टोटल सदस्य रखे गए, सदस्य हैं 60। अपर हाउस में टोटल सदस्य कितने हैं? क्या है? 60। इन 60 में से कहा गया कि जो 34 सदस्य हैं उनका होगा इलेक्शन। ठीक है। और जो 24 सदस्य हैं इनका क्या होगा? नॉमिनेशन। ठीक है। 60 सदस्य अपर हाउस में, जिसमें से 34 जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या होगा? वो बाई इलेक्शन आएंगे चुन करके, और 24 जो सदस्य होंगे वो कैसे आएंगे? बाई नॉमिनेशन। भैया यहाँ पर अब धीरे धीरे जो ब्रिटिश हैं ये धीरे धीरे भारतीयों को शामिल कर रहे हैं ना। अब इकट्ठा थोड़ा कह देंगे कि जो है सारे के सारे इलेक्शन होगा, तो वो तो सब के सब भारतीय चुन कर पहुँच जाएंगे। तो इन्होंने क्या कहा, अभी भी अपने हाथ में एक पावर रखी हुई है। इन्होंने कहा कि कुछ सीटें भारतीयों को दे दिया जाए, जिसमें इलेक्शन होगा उसमें ब्रिटिश भी खड़े होंगे, भारतीय भी खड़े होंगे। तो 34 सीटें कैसे हो गई? बाई इलेक्शन। और 24 सीटें क्या है? बाई नॉमिनेशन। और बाई नॉमिनेशन में तो उन्हीं का नुमाइंदा खड़ा पहुंचेगा ना, कोई भारतीय भी पहुंचेगा, ऐसा भारतीय जो कि बिल्कुल यूरोपीय पद्धति में। अब अरे सॉरी, हाँ 36 है। ठीक। तो 36 सीटें हैं बाई इलेक्शन और 24 सीटें हैं बाई नॉमिनेशन। क्लियर? तो ये जो नॉमिनेशन वाली सीटें हैं, इन नॉमिनेशन वाली सीटों में कोई भारतीय भी पहुंच सकता है, ब्रिटिश भी पहुंच सकता है, लेकिन पहुंचेगा वही जिसको ब्रिटिश का क्या होगा? संरक्षण मिला होगा। अब बात आती है लोअर हाउस में। लोअर हाउस में टोटल सीटें रखी गई 145। इन 145 सीटों में से 104 सीटें इलेक्शन के द्वारा भरी जाएंगी और 41 सीटें नॉमिनेशन के द्वारा। ये यार 34 ही है, ये है 26, ये 34 ही है, 26 वो है नॉमिनेशन वाली। ठीक है। तो पहली बात तो क्या किया गया, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको दो भागों में बांट दिया गया, अपर हाउस लोअर हाउस। अब अपर हाउस और लोअर हाउस इन दोनों में सीटों का निर्धारण कर दिया गया। अपर हाउस में 60 सीटें, जिसमें से 34 सीटें बाई इलेक्शन, 26 सीटें बाई नॉमिनेशन। लोअर हाउस में 145 सीटें, 104 सीटें बाई इलेक्शन और 41 सीटें बाई नॉमिनेशन। ठीक है। अब देखिए प्रशासन को भी दो भागों में बांट दिया गया। अगला लिखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को भी दो भागों में बांटा गया। एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन को भी दो भागों में बांट दिया गया। प्रशासन को भी दो भागों में या दो हिस्सों में बांट दिया गया। और जो दोनों हिस्से में बांटे गए, ये इसका जो बंटवारा है वो विषयों के आधार पर, वो सब्जेक्ट के आधार पर, यानी कि किस सब्जेक्ट पर कानून कौन बनाएगा, किस सब्जेक्ट पर कानून कौन बना सकता है। जैसे आज हम देखते हैं ना केंद्र राज्य संबंध में हम देखते हैं कानून, देखते हैं कि केंद्र सरकार किस विषय पर कानून बनाएगी, राज्य सरकार किस विषय पर कानून बनाएगी। उसी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन, प्रशासन का मतलब क्या है? ऐसे ही विषय तो हैं जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हो, वही तो है एडमिनिस्ट्रेशन। और प्रशासन और क्या होता है भाई? पुलिस का गठन, वो क्या है? प्रशासन। शिक्षा क्या है? प्रशासन। एक्चुअली में सब्जेक्ट भी हैं और क्या है? प्रशासन के भाग है ना। तो अब क्या कहा गया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी दो भागों में बांट दिया गया। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन केवल सिंगल बॉडी चला रही थी, पहले गवर्नर जनरल की जो संस्था थी वही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चला रही थी, सारे सब्जेक्ट क्या थे? उसी के अंतर्गत थे। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसको भी विषयों के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है। तो जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि हमने क्या किया, प्रशासन को विषयों के आधार पर, सब्जेक्ट के आधार पर प्रशासन को क्या किया गया? दो भागों में बांटा गया। तो एक सब्जेक्ट होंगे, एक तो होंगे आरक्षित सब्जेक्ट यानी कि रिजर्व, एक होंगे रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरे होंगे ट्रांसफर सब्जेक्ट यानी कि हस्तांतरित सब्जेक्ट। एक रिजर्व यानी कि आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर सब्जेक्ट। ठीक है। रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट में कानून बनाने का अधिकार वायसराय को के अंतर्गत रखा गया।
ठीक है। जो भी रिजर्व सब्जेक्ट होंगे, नहीं आरक्षित सब्जेक्ट होंगे, उन पर कानून कौन बनाएगा? उन पर कानून बनाएगा वायसराय। यानी वायसराय को किसी से नहीं पूछना। और वायसराय कौन से कानून बनाएगा? जौन कानून ब्रिटिश क्राउन कहेगी उसे वैसे कानून तो बनाएगा। ठीक है। तो कुछ सब्जेक्ट देखिए, कुछ विषय अभी भी ब्रिटिशों के, भले ही वो इंडियन से कह रहे हैं, भारतीयों से, कि हम आपको जो है सरकार में शामिल कर रहे हैं, ठीक है, आपको भी शक्तियां हम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं? कुछ शक्तियां अपने हाथ में अभी भी केंद्रित रख रहे हैं और भारतीयों को केवल कुछ थोड़ा बहुत लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि जो प्रशासन है उसको दो भागों में बांट दिया गया, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट में कानून बनाने का अधिकार किसको है? वायसराय को। रिजर्व सब्जेक्ट जो आरक्षित विषय हैं वो वायसराय के अंतर्गत रखे गए, और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट हैं यानी कि हस्तांतरित, ट्रांसफर सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल को, यानी कि केंद्रीय विधान परिषद को। यानी कि मैं कह दूं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो बन रहा है इसको दिया गया। भाई देखिए, वायसराय तो भारतीय है नहीं, सीधी सी बात है। तो वायसराय को कैसे विषय दिए जाएंगे? जो इंपॉर्टेंट होंगे, रेवेन्यू से संबंधित, जिससे आय जनरेट हो रही हो, सेना से संबंधित, टैक्स वगैरह, कलेक्शन, पैसा, कमाई, ये सब सब्जेक्ट किसको दिए जाएंगे? वायसराय को। और ऐसे सब्जेक्टों को रख दिया गया आरक्षित सब्जेक्टों की लिस्ट में। और ऐसे सब्जेक्ट जिसमें पैसा खर्चा होना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, सैनिटेशन, समझ रहे हैं, रोड बनाना मतलब विकास नहीं, खर्च विकास ना कहो इसको, ठीक है भैया। सीधी सी बात है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन भी शामिल है, भारतीय शामिल है, ठीक है। तो उनको भी देखने के लिए लग रहा है ओ हमारे हाथ में स्वास्थ्य संबंधित विभाग आ गया, कानून बना। लेकिन भैया कमाई कौन कर रहा है? कमाई तो वायसराय वाले क्षेत्र में पहुंच गई ना। टैक्स कलेक्शन करना, जितने भी टैक्स आरोपित करना, माल गुजारी लेना, चुंगी कर लेना, ये सब कहाँ? जो कृषि की उपज से जो आय मिल रही है, रेवेन्यू जनरेट, ये सब कौन ले रहा है? वायसराय। ये सब वायसराय के सब्जेक्ट में पहुंच गए। सेना वायसराय के पास, पुलिस प्रशासन वायसराय के पास, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको कैसे सब्जेक्ट मिले? जिसमें पैसा खर्च होना है, पैसा आना नहीं, खर्च होना है, ठीक है। और पैसा खर्च करने के लिए देगा कौन? वहीं से तो पैसा आएगा, वायसराय के पास से। तो एक उनको क्या थमाया जा रहा है यहाँ पर? अभी लॉलीपॉप। लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनको लगे भी कि हमारे पास बहुत पावर है और पावर का यूज होने भी ना दिया जाए। जैसे पावर का यूज तो तभी होगा ना जब पैसा मिलेगा, बिना पैसा की कौन सी पावर? बात समझ आ गया ना। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं इनका बंटवारा दो तरीके से किया गया, रिजर्व सब्जेक्ट जिसमें कानून बनाने का अधिकार वायसराय को है, और ट्रांसफर सब्जेक्ट जिसमें कानून बनाने का अधिकार लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि केंद्रीय विधान परिषद को है। अभी एक चीज़ और देखिए, इसी एक्ट में यह भी कहा गया कि जब भी वायसराय चाहेगा इन ट्रांसफर सब्जेक्टों को आरक्षित सब्जेक्ट घोषित कर देगा। एक चीज़ और है इसमें भैया, नाम ही है उसका ट्रांसफर यानी कि हस्तांतरित, यानी कभी भी उसका क्या हो जाएगा? हस्तांतरण हो जाएगा। और रिजर्व मतलब आरक्षण, ये तो बिल्कुल आरक्षित हैं वायसराय के लिए, क्राउन के लिए। तो जिसमें यह भी कहा गया कि जब भी वायसराय चाहे या फिर जब भी क्राउन चाहे डायरेक्टली, तब भी इन ट्रांसफर सब्जेक्टों का भी हस्तांतरण कहाँ हो जाएगा? रिजर्व सब्जेक्ट वाली सूची में। मान लीजिए जब उसको ऐसा लगने लगा कि यार ऐसा कोई विभाग है जो अब हमारे अंडर में होना चाहिए, तो क्या कर दिया जाएगा? उसको तुरंत ट्रांसफर वाली लिस्ट से उठा करके, अरे यही चीज़ तो देखिए ना, केंद्र राज्य संबंध, विषयों का बंटवारा। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? समवर्ती सूची। कि भैया कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर राज्य भी कानून बना दिया लेकिन केंद्र ने भी बनाया, तो मान्य किसका होगा? केंद्र का। कुछ ऐसा ही तो है कि जब भी जो है अपर बॉडी चाहेगी, लोअर बॉडी वाली पावर अपने आप ले लेगी। ठीक, तो थोड़ा सा विषयों का बंटवारा देखते हुए चलिए। अभी भी ऐसे ही विषयों का बंटवारा है, केंद्र को भी कुछ विषय मिले हुए हैं, राज्य को भी कुछ विषय मिले हुए हैं। लेकिन अगर कोई विषय हो गया जिस पर दोनों ही कानून बना रहे हैं, या फिर केंद्र को लग रहा है इस पर कानून हमको बनाना चाहिए, तो वहाँ पर किसका कानून मान्य होगा? केंद्र का। सीधी सी बात है। और ऐसे सब्जेक्टों को हम कंकरेंट लिस्ट में रख देते हैं। ठीक, चलिए ये तो हो गया। इसको लिख लिया कि नहीं? इसको लिख लो। रिजर्व सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय को होगा, और ट्रांसफर सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार लेजिस्लेटिव काउंसिल का होगा। नीचे नोट डाल करके एक पॉइंट लिख लीजिए, वायसराय कभी भी ट्रांसफर सब्जेक्ट को
वायसराय कभी भी ट्रांसफ़र सब्जेक्ट को आरक्षित सब्जेक्ट में परिवर्तित कर सकता है। वायसराय कभी भी ट्रांसफ़र सब्जेक्ट को हस्तांतरित सब्जेक्ट में ट्रांसफ़र सब्जेक्ट को रिजर्व सब्जेक्ट में परिवर्तित कर सकता है। फिर इसी में एक पॉइंट और लिख लीजिए, द्वैध शासन, इस एक्ट के तहत द्वैध शासन पुनः प्रारंभ किया गया। इस एक्ट के तहत द्वैध शासन पुनः प्रारंभ किया गया। ठीक, ये ऐसा ही द्वैध शासन आया था 1984 में, जिसको फिर 1984 कह रहा हूँ 1784 में द्वैध शासन आया था। वहाँ पर भी दो उसमें बांट दिया गया, लेकिन वहाँ पर बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे, उसमें बांटा गया था विषयों को, व्यापार से संबंधित और राजनीति संबंधित। फिर उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया गया कब? 1858 के एक्ट के द्वारा, जो कौन सा आया था? भारत शासन अधिनियम 1858 का, उससे ख़त्म कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, फिर से सिंगल बॉडी के पास पूरी पावर आ गई। अब ये 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा एक बार फिर से इन सब्जेक्टों का क्या कर दिया गया? बंटवारा कर दिया गया। देखिए ना, हस्तांतरित सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट में। तो एक तरीके से फिर से एक तो द्विसदनात्मक, हमें यहाँ पर पहली बार अगर आपसे कहा जाए कि ये द्विसदनात्मक जो ये प्रक्रिया है, ये कब से प्रारंभ हुई? द्विसदनात्मक, भाई ये पार्लियामेंट का ही तो एक फॉर्म बन रहा है ना, तो द्विसदनात्मक ये जो संसद का प्रारूप है, ये कब से अस्तित्व में आया? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से। साथ ही साथ द्वैध शासन एक बार फिर से अस्तित्व में कब से आ गया? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से। एक चीज़ इसमें और, महिलाओं कह रहा हूँ, लोगों को सीमित वोटिंग राइट्स यहाँ पर दिए गए। लोगों को यहाँ पर सीमित वोटिंग राइट्स दिए गए। सीमित वोटिंग राइट्स कैसे? जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उसको मिलेगा, जो पैसा वाला है, रसूख वाला है, वो वोट दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वोटिंग राइट्स तो दिए गए, लेकिन सीमित वोटिंग राइट्स दिए गए। ठीक है, चलिए तो इसमें लिख लीजिए, सीमित वोटिंग राइट्स दिए गए, सीमित मात्रा में मताधिकार दिए गए। एक पॉइंट इसमें और लिख लीजिए, ठीक है, चेम्सफोर्ड सुधार में, हाँ, धार्मिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल, धार्मिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिए गए। धार्मिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिए गए। ठीक है, चलिए अब देखिए 1919 में जो ये सुधार किए गए, ये कहा गया कि जो 1919 में सुधार लाए जा रहे हैं, भाई इसमें कुछ सुधार लाए गए एजुकेशन संबंधित भी। कहा गया कि लोगों को, देखिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कहाँ पर आई थी? 1813 में ना, कि 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। 1919 में कहा गया कि भारतीयों को शिक्षा पर खर्च करने के लिए, मतलब भारतीयों को और जल्दी शिक्षित करो। ठीक है, और ज़्यादा प्रयास किए जाने चाहिए। कुछ स्वास्थ्य संबंधित भी यहाँ पर सुधार आए कि लोगों को हेल्थ संबंधी भी क्या किए जाए, लोगों को फैसिलिटी दी जाए, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार किया जाए। यानी कि एक तरीके से भारतीयों को ये आश्वासन दिलाया गया कि हम आपके विकास के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर पृथक निर्वाचक मंडल और पृथक निर्वाचक क्षेत्र ये तो घोषित कर ही दिए गए धार्मिक आधार पर। तो इस 1919 में ही ये भी एक प्रावधान क्लॉज लाया गया कि हर 10 साल में एक समिति का गठन किया जाएगा, और वो समिति 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, इसकी क्या करेगी? समीक्षा करेगी। बात समझ में आई? कहा गया 1919 में जो ये सुधारों को जो चालू किया गया, स्टार्ट किया गया, तो इन सुधारों का जो प्रयास किया जा रहा है, इन प्रयासों की हर 10 साल में समीक्षा करेंगे कि सुधार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, चीज़ें सही ढंग से अप्लाई हो रही कि नहीं हो रही। ठीक है, तो हर 10 साल में इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, एक हम समिति का गठन करेंगे, और वो समिति क्या करेगी? सुधारों की जांच करेगी और बताएगी कि सही ढंग से सब प्रॉपर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, इसी बीच में हम देखेंगे कि 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन होता है। साइमन कमीशन गठन क्यों हुआ था? एक्चुअली में इसी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड
सुधार के लिए, मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार है इसी की समीक्षा करने के लिए। इसी समय एक एक्ट आ गया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट, और इसको क्या कहा था, काला कानून। कब आया था रॉलेट एक्ट? 1919 में। और रॉलेट एक्ट, अच्छा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला जब बाग हत्याकांड हुआ तो इसमें क्या कहा गया, इसमें लोगों ने बड़ा आक्रोश किया कि जो है सही ढंग से निष्पक्ष सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो ये सही ढंग से जांच के लिए क्या कहा गया, सही ढंग से अच्छा इस समय बड़ा जो है लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोश किया और तोड़ फोड़ किया, क्रांतिकारी और उग्र हो गए। तो इसी समय लेकर के आया गया रॉलेट एक्ट, थोड़ा सा लोगों को दबाने के लिए। अच्छा, अब इसी ये जो रॉलेट एक्ट है इसकी जांच, जालियांवाला बाग हत्याकांड की निष्पक्ष जांच और 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसकी समीक्षा, इन सभी के लिए सामूहिक रूप से कमीशन कौन सा आया? साइमन कमीशन। बात समझ में आई ना? साइमन कमीशन का एक काम नहीं था, ये 3 घटनाएं एक साथ घट गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसके लिए तो 10 साल बाद आना ही था, लेकिन देखिए 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, तो एक्चुअली में साइमन कमीशन को आना चाहिए था 1929 में, 10 साल बाद। लेकिन फिर भी ये जो क्रिप्स, ये जो रॉलेट एक्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसकी वजह से क्या हो रहा था, दबाव बहुत ज़्यादा, ब्रिटिश सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ गया भारतीयों का। तो इसलिए 1929 में आना था, लेकिन उससे पहले ही साइमन कमीशन आ गया। साइमन कमीशन का गठन निर्धारित समय से पहले ही कर दिया गया। ठीक है, तो पहले तो रॉलेट एक्ट के बारे में देखें हम, क्या है रॉलेट एक्ट। वैसे इतिहास का टॉपिक है, बट क्या है रॉलेट एक्ट? अनुराधा, क्यों रॉलेट एक्ट का इतना विरोध हुआ? अनुराधा नाम है तुम्हारा? अनुराधा नाम है तुम्हारा? अनुराधा है? अच्छा, क्या नाम था तुम्हारा? सुमन। क्या नाम आपका? पूनम। पूनम, अनुराधा की बगल वाली नहीं? रानी, और कौन बची? हैं? हेमू, हाँ हेमू। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट क्या है? क्यों तो पता है क्यों आया था, अभी मैंने बता दिया। क्या है रॉलेट एक्ट? दीपिका, फाइनली दीपिका, हैं? देखिए क्या है रॉलेट एक्ट, सुनो, देखो मेरी बात सुनो, क्या है रॉलेट एक्ट। भैया इस समय क्रांतिकारी बहुत उग्र हो गए, जनता बहुत उग्र हो गई, तो रॉलेट एक्ट में कह दिया गया कि अब जो भी कुछ भी तोड़फोड़ करता है, कुछ भी करता है, तो उसको तुरंत उसको क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किसी भी सबूत गवाह की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी ने शिकायत कर दी कि ये जो है तोड़फोड़ कर रहा था, ये कुछ भी ब्रिटिश के विरुद्ध कुछ भी बोल रहा था, तो उसको सीधे क्या कर लिया जाएगा, तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और गिरफ्तार करके उसको क्या किया जाएगा, जमानत भी नहीं दिया जाएगा, उसको उसकी सुनवाई भी नहीं होगी, उसको वकील भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मतलब 4 लोग थे ना, जैसे 4 लोग मिल गए तो पकड़ लिया। अरे मतलब कुछ भी है, मतलब अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो अब उस व्यक्ति, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अब देखेंगे हम तो लोगों को अधिकार भी देता है, गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार, गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार है कि नहीं है? तो गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार में साफ साफ बोला गया है कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार होगा उसको अपने वकील से सलाह मशवरा करने का अधिकार होगा, 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, उसके गिरफ्तारी के कारण बताने होंगे, उसको हथकड़ी नहीं लगा के ले जाया जा सकता, उसको सूर्यास्त का नियम लगाया गया कि सूर्यास्त के बाद नहीं गिरफ्तार किया जा सकता, मतलब महिलाओं को जीरो एक वो भी लाया गया इनके महिलाओं के लिए। लोगों को कहा गया कि रात में 10 से लेकर 6 बजे तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इससे संबंधित एक खड़क सिंह केस आया था, डाकू दा खड़क सिंह बेल में बाहर आया था और पुलिस जो है रात में जाके 2 बजे उसको उठा ले गई। ठीक है, तो उसने फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि मेरा क्या है, ये तो मेरा एक जीवन का अधिकार है ना सोना। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि सोने का अधिकार भी क्या है, जीवन का एक अभिन्न अधिकार है। तो रात में 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, जब तक कि कोई कारण, ऐसा ठोस कारण ना हो। समझ ना, अब मान लो कोई हीनियस क्राइम में लिप्त कोई व्यक्ति है और अचानक से सुराग मिला पुलिस को, तो अब कह दो कि नहीं नहीं वो तो आतंकवादी है, उसको 10 से 6 नहीं गिरफ्तार किया जा सकता। तो ऐसा नहीं। अब मान लो नॉर्मली अब तुमने किसी के 2-4 थप्पड़ उप्पड़ मार दिया, या फिर मान लीजिए थोड़ा बहुत आपके ऊपर कोई शिकायत है, ठीक है, तो इस तरीके से छोटे मोटे कामों में, हाँ, तो उनमें तो क्या ही सकता है ना, उसको तो रातें में दबिश डालती है पुलिस। ठीक, तो मैं कहाँ पर था, हाँ, तो इसको रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया, काला कानून।
यानी कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून। आप ना अपनी वकील से कर सकते, ना आप अपनी बात रख सकते और ना आप अपना वकील हायर कर सकते। यानी कि आप जो है अपना पक्ष नहीं रख सकते, आप गिरफ्तार तो गिरफ्तार। ठीक, ये है रहा रॉलेट एक्ट। और इस रॉलेट एक्ट का बहुत विरोध हुआ और इसी विरोध के कारण क्या किया गया, कैबिनेट मिशन कह रहा हूँ, साइमन कमीशन भारत में बना करके भेजा गया इन्हीं सब चीज़ों की जांच करने के लिए। अब जब साइमन कमीशन भारत आया तो इस साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे वो सारे के सारे कौन थे, ब्रिटिश। तो इसको जो है इसका भी विरोध किया गया भारतीयों के द्वारा, क्योंकि भाई निष्पक्ष जांच तो जालियांवाले हत्याकांड की तभी होगी ना जब उसमें जो वो जांच कमेटी है उसमें भारतीय भी हों। अब उसमें सारे के सारे जब ब्रिटिश हैं, गोरे हैं, तो वो तो अपने ही उनका पक्ष रखेंगे ना। तो इसी का क्या किया गया, इसी साइमन कमीशन का विरोध किया गया। ठीक है, और इसी साइमन कमीशन के विरोध में हम देखते हैं कि लाला लाजपत राय के सिर में लाठी लग जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है ना। अब फिर इसी साइमन कमीशन का भी बदला लिया जाता है आगे जा करके, सैंडर्स को गोली मार करके। ठीक है, ये सब चीज़ें ये हो गया साइमन कमीशन। अब हम अपने चूँकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं उस क्रम में हम देखेंगे एक तो ये साइमन कमीशन ये आया, उसके बाद अगले हम बात करेंगे सीधे सीधे चल के अगस्त प्रस्ताव की। कब आया अगस्त प्रस्ताव, अगस्त 1940 में। चूँकि हम बात कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की, तो सीधे फिर हम बात करेंगे अगस्त प्रस्ताव की। अगस्त प्रस्ताव में क्या किया गया, पहली बार अगस्त प्रस्ताव में ये बात एक्सेप्ट की गई कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अच्छा, 1935 का अधिनियम रह गया, अभी बात कर लेंगे 1935 का अधिनियम की। अगस्त प्रस्ताव में क्या किया गया, पहली बार अगस्त प्रस्ताव में ये बात एक्सेप्ट की गई कि चूंकि भारतीय अभी समय संविधान सभा की मांग उठा रहे थे ना, संविधान का निर्माण, संविधान सभा की मांग, ये बात उठा ही रहे थे। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 के द्वारा पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ये बात एक्सेप्ट की गई कि ठीक है, भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन इसकी कोई भी डेट अनाउंस नहीं की गई थी कि कब होगा संविधान सभा का गठन, केवल बोल दिया गया था कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक, अच्छा, अब ये भी एक लॉलीपॉप था, क्योंकि लोग मांग कर रहे थे। लॉलीपॉप क्यों था, क्योंकि यही वो समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। हाँ, पहले विश्व युद्ध में तो अंग्रेजों ने यही बात कही थी कि आप हमारा युद्ध में साथ दीजिए, हम क्या करेंगे, हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन जब विश्व युद्ध हो गया तो कहने लगे कौन सी स्वतंत्रता, हमने तो नहीं कहा था। अब ये जब द्वितीय विश्व युद्ध हो तो फिर अंग्रेज आ गए कि हमारी सहायता करिए। अच्छा, अंग्रेजों की समय हालत काफ़ी ख़राब हो भी चुकी थी, वहाँ पर जर्मनी उनको बहुत बार रतिया चुका था, तो ये सारी कंडीशन ख़राब। यहाँ पर भी भारत में भी उनकी बड़ी छिछल लेदर थी। तो उन्होंने क्या कहा, 1939 में फिर से कांग्रेस पार्टी से कहा, मुस्लिम लीग से भी कहा कि आप दोनों हमारा समर्थन कीजिए द्वितीय विश्व युद्ध में। मुस्लिम लीग का तो एक ही फंडा था, वो कहती ठीक, अलग पाकिस्तान की मांग हमारी स्वीकार कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, जो कांग्रेस है, कांग्रेस कहती संविधान सभा की मांग स्वीकार कर लो, हमारी संविधान सभा बना दो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो इन्होंने कहा, जब अगस्त प्रस्ताव आया, इन्होंने कहा ठीक है, हम संविधान सभा की मांग को स्वीकार करते हैं, लेकिन इनके इस अगस्त प्रस्ताव में अलग पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है, और जब अलग पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया, ऐसे कोई क्लॉज नहीं था, तो मुस्लिम लीग ने उसका क्या कर दिया, अगस्त प्रस्ताव का विरोध कर दिया। संविधान सभा की मांग तो स्वीकार की गई, लेकिन उसकी कोई डेट अनाउंस नहीं की गई। तो कांग्रेस ने भी क्या कर दिया, कांग्रेस ने भी उसका बायकॉट कर दिया। और वहीं पर महात्मा गांधी ने क्या बोला अगस्त प्रस्ताव को, कि ये बैक डेटेड चेक है, यानी बिना तारीख का चेक। समझ रहे ना क्या होता है बैक डेटेड चेक, मतलब कि आगे की तारीख का, मतलब ये कुछ क्लियर नहीं कहा गया कि कैसे हम संविधान सभा आपका बनवाएंगे, क्या प्रोसीजर होगा, कब होगा, केवल कह दिया गया कि हम बनवा देंगे। ठीक है, तो इसको बैक डेटेड चेक की संज्ञा दी महात्मा गांधी ने। इसका विरोध कांग्रेस ने भी किया और मुस्लिम लीग ने भी किया। अगस्त प्रस्ताव के बाद फिर क्या आता है भारत, क्रिप्स मिशन। कब आता है, 42 में क्रिप्स मिशन भारत आया। अध्यक्षता कौन कर रहे थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, क्रिप्स मिशन का भी क्या किया गया, क्रिप्स मिशन ने भी अलग पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया, इन्होंने बाइकआउट कर दिया, पाकिस्तान वालों ने भी। ठीक है, कांग्रेस ने भी उसका बाइकआउट किया, उनको भी उसके क्लॉजेस मज़ा नहीं आई। ठीक है, जब क्रिप्स मिशन चला गया वापस, तब फिर फाइनल बनकर के आता है कौन, कैबिनेट मिशन। 1945 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रपोजल लाया जाता है, और वो प्रपोजल कौन लाता है, वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर थे, कौन,
अरे यार 3 सदस्य थे ना, पैथिक लॉरेंस जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो वो एक बिल लेकर के आते हैं। और बिल कैसा लेकर के आते हैं? भारत की संविधान सभा के गठन का एक बिल लेकर के आते हैं पैथिक लॉरेंस, और ये बिल वहाँ पर क्या होता है? एक्सेप्ट हो जाता है, पास होता है बिल। अब पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है, कब? 1946 में। और जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसमें 3 सदस्य थे। अध्यक्षता तो कर रहे थे कौन? सर पैथिक लॉरेंस। 2 अन्य सदस्य कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्यों? क्योंकि स्टैफोर्ड क्रिप्स एक बार भारत आ चुके थे तो उनको थोड़ा बहुत तो अनुभव था ही। और दूसरे कौन थे? एवी अलेक्जेंडर। स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये दोनों सदस्य थे, और पैथिक लॉरेंस उसकी अध्यक्षता कर रहे थे कैबिनेट मिशन की। और कैबिनेट मिशन भारत आता है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन हुआ? तो किस समिति की? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत आता है, वो रिपोर्ट तैयार करता है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों में बहुत बार समझौता कराने का प्रयास करता है, आखिरकार नहीं होता। फिर उसके बाद क्या कर लिया जाता है? पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। अब इस तरीके से वापस पार्लियामेंट में वो जाती है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, कैबिनेट मिशन करती है। और अब वहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करती है? एक घोषणा जारी करती है कि भारतीयों के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जो कि भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगा। ठीक। और फिर उसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम आता है। और इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में क्या क्लॉज डाला गया कि भारतीयों को अब एक पूरा वो रूपरेखा तैयार की जाए कि किस तरीके से भारतीयों को स्वतंत्र किया जा सकता है, भारत को किस तरीके से स्वतंत्र किया जा सकता है। और 1947 के भारत शासन अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम में कुछ क्लॉज दिए गए। एक तो कहा गया कि भारत और पाकिस्तान को, मतलब अब भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। देखिए 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है उसको क्लॉज समझिए, भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। स्वतंत्र करने के साथ ही भारत पाकिस्तान 2 भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, दोनों की पृथक पृथक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, दोनों में अब वायसराय का पद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और वायसराय का पद समाप्त करके क्या कर दिया जाएगा? गवर्नर जनरल का पद फिर से लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? माउंटबेटन। भाई माउंटबेटन को ही भारत भेजा गया था इस 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम को आरोपित करने के लिए, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए। और 3 जून 1947 को क्या हो जाता है? ये अपनी रिपोर्ट माउंटबेटन प्रस्तुत कर देता है कि अब भारत को आज़ाद करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, और साथ ही साथ भारत का बंटवारा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, 3 जून 1947 को। और इसी के आधार पर क्या होता है? 15 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा होता है। ठीक है, कुछ चीज़ समझ में आई? दोनों का बंटवारा किया गया, अलग अलग दोनों की संविधान सभा। ठीक है, डोमिनियन स्टेट का प्रारंभ में दर्जा दिया गया इनको। जब तक कि संविधान सभा का गठन नहीं हो जाता और संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक भारत और पाकिस्तान दोनों क्या होंगे? डोमिनियन स्टेट्स होंगे। क्योंकि यहाँ पर सरकार भी बनेगी, लेकिन जो हायर पद पर होगा वो कौन होगा? वो होगा गवर्नर जनरल। ठीक, तो भारत का गवर्नर जनरल कौन हो गया? लॉर्ड माउंटबेटन। और पाकिस्तान का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक, चलिए, तो अब फिर हम देखेंगे कि जब माउंटबेटन वापस चले गए तो फिर कौन बनते हैं भारत के गवर्नर जनरल? श्री राजगोपालाचारी। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंतिम वायसराय कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। पहला वायसराय कौन है? राजगोपाल। वायसराय यही कौन है? कैनिंग। 1958 में आया ना भारत शासन अधिनियम, तो पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही। भारत स्वतंत्र हुआ तो जो अंतिम वायसराय है वही पहला गवर्नर जनरल बन गया। स्वतंत्र भारत स्वतंत्र हो चुका है ना, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल अब है श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? चलिए, अच्छा 1935 में क्या हुआ कि एक्चुअली में 1935 का तो हमारे संविधान में लगभग 70% का योगदान है। 1935 का जो अधिनियम आया, उस अधिनियम का हमारे संविधान में क्या है? लगभग 35% का, 70% का योगदान है। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जैसे हम देख लेते हैं कि इसमें कितने आर्टिकल वगैरह थे, बस, और बाकी कुछ चीज़ें नहीं देखनी। देखो 1 मिनट अभी
रुक जाओ, मैं ज़रा सोच लूँ कि क्या मैं सिस्टमैटिक वे में लिखवा दूँ। 1919 का क्या हो गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हो गया। हेड डालो जरा, साइमन कमीशन। ठीक है, जब लिखवा ही रहे तो ढंग से लिखवा दे, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन लिखिए। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, रॉलेट, रॉलेट बड़ा रा और उसमें ओ की मात्रा, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट के विरोध को ध्यान में रखते हुए, रॉलेट एक्ट को के विरोध को ध्यान में रखते हुए एवं उसकी जांच और सुधार के लिए, जांच और सुधार के लिए, साथ ही साथ 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की जांच के लिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की जांच के लिए साइमन आयोग का गठन किया गया। साइमन आयोग का गठन किया गया। देखो एक इसमें हिडन लाइन है, ध्यान दीजिएगा, एक हिडन लाइन है। हिडन लाइन क्या है? एक्चुअली में साइमन आयोग का गठन तो किया जाना था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांचों के लिए, और किया कब जाना था? 10 साल बाद, यानी कि 1919 के बाद 1929 में किया जाना था। लेकिन फिर भी ये 1 साल पहले ही आ गया। और वो पहले क्यों आया? रॉलेट एक्ट की वजह से जो विरोध हो रहा था, तो फिर 1 साल पहले उसको ले आएगा। चलो 1 साल पहले ही 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की भी जांच हो जाएगी, और साथ ही साथ रॉलेट एक्ट की भी जांच हो जाएगी। साथ ही साथ जो जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो ये सब बवाल मचा हुआ, ये सब, इन सबों को ध्यान में रखते हुए साइमन कमीशन पहले ही भारत आ गया। ठीक, तो लिखे, इस आयोग के सभी 7 सदस्य, इस आयोग के सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, यानी कि ये 7 सदस्यीय निकाय है। इस आयोग के सभी 7 सदस्य निकाय अंग्रेज थे, जिसकी भारतीयों ने, जिसका भारतीयों ने विरोध किया, जिसका भारतीयों ने विरोध किया। इसी विरोध के फलस्वरूप लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। इसी विरोध के फलस्वरूप लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। ठीक है। अच्छा, अब इस साइमन आयोग ने क्या कर दिया, जल्दी जल्दी में अपनी एक रिपोर्ट भी दे दी, और अपनी रिपोर्ट में उसने क्या किया, जो दोषी थे उनको बिल्कुल मुक्त कर दिया। कह दिया उस समय जो जालियांवाला बाग हत्याकांड और समय के दोषी, रॉलेट एक्ट के समय जो जिनका गलत तरीके से गिरफ्तारी हुई, इन सभी को उसने क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। कि नहीं, वो तो कंडीशन ऐसी आ गई थी कि ये करना ही पड़ा जनरल ओडायर को। ठीक है, करना ही पड़ा। तो ये क्या कर दिया, इसको बिल्कुल से इनको सबको अपराध मुक्त कर दिया। और जब अपराध मुक्त कर दिया तो एक थे शिव स्वामी अय्यर, उन्होंने इसकी रिपोर्ट को संज्ञा दी कि इसकी रिपोर्ट कूड़े की टोकरी में फेंके जाने लायक है। तो ऐसे अगर कहा जाए कभी, अगर आपसे यूपीएससी इस तरह के वो बहुत पूछता है कि ये लाइन किसने बोली, तो शिव स्वामी अय्यर हैं, जिन्होंने इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट को क्या कहा कि ये रिपोर्ट कूड़े की टोकरी में फेंके जाने योग्य है। देख लो, लिखना हो जो। ठीक है, शिव स्वामी अय्यर ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े की टोकरी में, कूड़े की टोकरी में फेंकने लायक बोला। ठीक है, और साइमन आयोग ने 10 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। ठीक, 1927 में इसका गठन हो गया था साइमन आयोग का, ब्रिटेन में। अब भारत कब आ रहा है साइमन आयोग? 1928 में। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। गठन, साइमन आयोग का गठन कब हो गया था? 1927 में ब्रिटेन में। अब भारत कब आया वो? 1900। मंथ क्या है यार उसका? अगस्त से है क्या? अगस्त 1928 में ही आया था क्या? नहीं, 10 अगस्त 1928 को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। मार्च 1928 में आया था क्या? हाँ,
है ना, हाँ मार्च 1928 में आया था, मार्च अप्रैल 1928 में, ठीक है। इसी मार्च अप्रैल 1928 में ही इसी समय इसने अपनी रिपोर्ट तैयार की और 10 अगस्त 1928 को क्या किया, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, साइमन कमीशन। 10 अगस्त 1928 को क्या कर दिया, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। ये साइमन आयोग होगा। अब लिख लीजिए 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम लिख लीजिए। इस अधिनियम से भारत के संविधान में लगभग 70% उपबंधों को शामिल किया गया है। 1935 के अधिनियम से भारत के संविधान में लगभग 70% उपबंधों को शामिल किया गया है। 1935 के अधिनियम में 321 आर्टिकल, 1935 का जो अधिनियम वो बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके का ही आया था। 1935 के अधिनियम में 321 आर्टिकल, 14 भाग एवं 10 अनुसूचियां थीं। 321 आर्टिकल, 14 भाग और 10 अनुसूचियां थीं। ठीक है, बाकी करेंगे कल, मुझे इलाहाबाद निकलना है अभी तत्काल। चलिए, थैंक यू। अबे यार ये बंद है क्या?